हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली अच्छे होंगे, बढ़िया है आप सब। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की, जहां पर हमें क्वेश्चंस को करना है, देखना है, कुछ चीज़ें पढ़नी है। आज मैं आपका साइंस का पेपर 2022 का करवाऊंगी। 18 का मैंने आपको करवाया, 19 का मैंने आपको करवाया, 20-21 में पेपर ही नहीं हुए थे और ये आपके यहाँ पर 22 के हैं। 21 में भी जहाँ तक है नहीं होता। अगर हुआ होगा तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर मुझे मिल गया तो मैं देख लूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि इन सब चीज़ों में जब नहीं इन्वॉल्व हुई तो ये क्लियरेंस नहीं हुआ कि हुआ या नहीं हुआ। वैसे जहाँ तक है नहीं हुआ, 18, 19, 22 में ही हुआ। 2 साल पेपर नहीं हुए कोविड के दौरान, तो ये आपका सेशन रहा था। मैंने आपको 2 करवा दी, आज तीसरा है। तो साइंस का आपका ओवर है। 16, 17 और 17 का मैंने 16, 17, 15 ये 3 सालों के हैं। अगर मुझे मिल गए पेपर तो मैं आपको उसको ज़रूर करवा दूंगी। तो वो भी आपके 3 हो जाएंगे, तो 3-3, 6-6 साल के पेपर पुराने हो जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। तो आज साइंस हम ओवर कर लेते हैं, फिर कल से हम जो है एक नया सब्जेक्ट लेंगे, उसको शुरुआत करेंगे। नहीं तो कोशिश करते हैं कि आपको जैसा भी होगा हम बताएंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। टाइम पर आने का प्रयास करिए, पंक्चुअलिटी को मेंटेन करिए। कोई दिक्कत होती है तो पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन देंगे। सीरीज हम करवाएंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब हम उन चीज़ों पर डिस्कस करके फुली डिवाइड करके हर एक सब्जेक्ट को बांट के पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या इंपॉर्टेंट, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो ये है आपके सामने आज का पेपर, जहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को पहले वस्तुनिष्ठ वाले करते हैं, तो वो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये किसने बताया? उस साइंटिस्ट का आपको नेम बताना है जो ये बताता है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, दूसरा ऑप्शन सीवी रमन ने, तीसरा ऑप्शन आइजैक न्यूटन ने, चौथा ऑप्शन एस.एन. बोस ने। कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट, परफेक्ट, ऑसम, बेस्ट होगा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वो किसने बताया है? आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अच्छा होगा। बताइए क्या सही होगा। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, या किसने बताया है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने, सीवी रमन ने, एस.एन. बोस ने। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? जल्दी बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, आंसर बताइए। आप सभी ने पढ़ा है, बेसिक है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एक ही वो है, आइजैक न्यूटन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट है, बाकी के तीनों आपके गलत हैं। 1 नंबर आपको आराम के मिल गए। दूसरा, कुम्हार के चाक की गति। कुम्हार आप जानते हैं ना, जो वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको कहा जाता है। तो ये जो कुम्हार के चाक की गति होती है वो कौन सी गति होती है? गति के प्रकार से पूछा है, क्योंकि डीलेट सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है गति। साइंस में आपके इस बार गति का टॉपिक नहीं दिया गया, लेकिन चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। तो घूर्णन होगा, वृत्तीय गति होता है, सरल रेखीय गति होता है, दोलन गति होता है। कुम्हार के चौक की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? आंसर करिए, आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपको यहाँ पर क्या सही लग रहा है? कुम्हार के चाक की गति क्या होती है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेबल है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि कौन ये गति किसमें उदाहरण प्रयोग होती है, या उदाहरण देकर गति के नाम पूछ लेता है। तो कई अलग अलग विभिन्न तरीके से ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आंसर करिए क्या होगा। कुम्हार के चाक की गति जो होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट आंसर है घूर्णन गति। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब अपनी एक्सिस पे, अपनी दूरी पे राउंड करती है, तो वो घूर्णन गति कहलाता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती। सामान्यतः वृक्ष का मतलब है कि मतलब छोटे से लेके जब बड़े होते हैं तो एक विशाल पेड़ के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो वो जो लंबाई का एक क्राइटेरिया होता है, वो मेनली सभी पेड़ों में जो देखने को मिलता है वो क्या होता है? 0.5 से लेके 1.0 मीटर तक, 1.0 मीटर से लेके 3.0 तक, 3.0 मीटर से लेके 30 मीटर, या 30 मीटर से अधिक। तो क्या सही होगा? आंसर करिए क्या सही होगा, आपको क्या सही लग रहा है? तो एक ऑप्शन आपका परफेक्ट है, बेस्ट है। फिलहाल के देखिए, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं जो बहुत सारी चीज़ों से संबंधित नहीं लिखते हैं, लेकिन आपके साइंस में आए हुए हैं। कोई नहीं, कर लेंगे हम लोग, इतना कुछ किए तो ये बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। पता है 3.0 से लेके 30 मीटर तक। ठीक है, आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, बढ़िया है, फैंटास्टिक है। सी ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया उनको मिलते हैं 1 नंबर पूरे। चौथा अब सामने है, ये भी आपके डीलेट सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक आपके क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? सरौता, सीढ़ी, नेल कटर और हैंड पंप सॉरी। चलिए बताइए, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ का ऐसे का घुमा घुमा के ये पूछते हैं, एक सेट ऑफ पैटर्न में नहीं पूछते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम इनके साथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो देख लें, करते हैं, चलते हैं। ठीक है,
चलिए बताइए क्या होगा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का जो उदाहरण है वो क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर एक ही सही है, वो आपके फोर्थ का हैंड पंप है। ठीक है, क्या है, हैंड पंप, हैंड पंप। ठीक है, तो डी ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया उनका करेक्ट है, बाकी के सारे आपके गलत है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, फिफ्थ देखते हैं। अवशोषी अंग होता है, अवशेषी अंग कौन सा होता है? अति आवश्यक जो होता है वो, आवश्यक जो होता है वो, अनावश्यक जो होता है वो, और कोई नहीं। कहते हैं कि अवशोषी अंग होते हैं, अवशोषी अंग है। तो वो जो अवशोषी अंग है वो कौन सा है, मुझे बता सकते हैं? आई होप सो बता लेंगे। तो राइट आंसर एक ही है, ध्यान रखिएगा, वो है वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, मतलब अनावश्यक। अवशोषी अंग का मतलब होता है कि अननेसेसरी जो ऑर्गन्स हैं, अननेसेसरी जो अंग हैं वो होते हैं। तो क्या आप में से 5 फुल टू नंबर मिले? सभी को मिले? 5 में से 5 कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, आसान था, कुछ पीछे का पूछा था लेकिन हमने कर लिया। अब बारी है हमारी अति लघुत्तरी की करने को, कि अति लघुत्तरी के एक नंबर के जो प्रश्न है वो पहले प्रश्न देखेंगे, फिर क्वेश्चन चलेंगे। आगे बढ़े, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पर आपको सारी क्लास की अपडेट दी जाती है, जो क्लासेस होती है वो आपको लिंक दिया जाता है, और ये जो क्लासेस हो रही इन सारे PDF भी वहाँ पर दिए जाते हैं। कल मैंने कई सारे PDF के साथ शेयर किए थे, तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस, कोई प्रॉब्लम फिर होती तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट की नोट्स लेनी आप चाहते हैं कि मैं पढ़ लूँ, नहीं पढ़ाया नहीं किया है, तो आपको टेलीग्राम पर वो भी अवेलेबल है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करिए राज सर से, वो भी ले लीजिए और पढ़िए अपना, 1 महीने हैं आपके पास। आगे बढ़िए, और अपने आप से भी कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बुक है उससे कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 6 देखते हैं। 6 यहाँ पर क्या है, तालाब के एक बूंद पानी में, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों का नाम आपको बताना है। अच्छा है, बता लेंगे, कवक लिख देंगे, बैक्टीरिया लिख देंगे, ठीक है, ऐसा कई सारे, प्रोटोजोआ बता सकते हैं, हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद 7th आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। 7th कह रहा है कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्यों होते हैं, वो आपसे पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कैरामल क्या है, इसका प्रयोग क्या होता है? कैरामल, कैरामल तो वही चॉकलेट आती है, हम तो वही सुने हुए हैं, क्यों आप लोग सुने कि नहीं सुने हैं? फिर रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ध्वनि ठीक सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में क्या लगाया जाता है? ठीक है, ये भी कन्फर्म है, रूम के लिए भी होता है। और प्रतिध्वनि और गूंज में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। तो आपके ये इतने क्वेश्चन है जिसका मैं आपको करवाऊंगी अब आंसर। आप देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, फिर आएंगे लघुत्तरी पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे कुछ जो सूक्ष्म जीव थे उनसे पूछा गया था, तो आपको देखो 4 पूछे तो मैंने कई सारे ले लिए। डायटम 1, पैरामीशियम 2, यूग्लिना 3, अमीबा 4, हीलियोजोआ 5, और ये वाटर मोल्ड 6, और प्लाज्मोडियम और स्माइल मोल्ड्स, तो कई सारे हैं। आप कवक, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनका भी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो 4 पूछा था, कई सारे हैं, आपको ध्यान रखने हैं। लिखने को आए तो कर दो, अगर नहीं लिखने को आए, टिक करने को आ रहा है तो आप टिक कर सकते हो, दोनों के लिए आपको ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो पौधे होते हैं वो हरे क्यों होते हैं, हरे पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं ना, यही पूछा गया था। तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं लिए हम इंग्लिश में इसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीनरी चीज़ें होती हैं, वो सभी स्वपोषी होती हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, 7th का राइट आंसर। आगे आ जाओ। 8th है कैरामल। कैरामल क्या है और कैरामल्स का उपयोग क्या है? देखिए, कैरामल एक नारंगी भूरे रंग का कॉन्फेक्शनरी उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, जो शक्कर की एक श्रृंखला को गर्म करके, चीनी की श्रृंखला को, चेन को गर्म करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग पुडिंग में और डेजर्ट में, पुडिंग जानते हैं ना, हलवा वगैरह जो होता है, मीठा बैटर वगैरह, वो सब केक एक टाइप का, डेजर्ट जितने भी होते हैं, स्वाद के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग हम आइसक्रीम में, कस्टर्ड पाउडर बनाने में और टॉपिंग करने में हम इनका कई डिफरेंट यूज़ करते हैं। टॉफ़ी में भी इनका यूज़ किया जाता है कैरेमल का। तो ये कुछ इस कलर के होते हैं, कुछ ऐसे देखो, ये दानेदार जैसे ब्राउन शुगर होती है, ब्राउन शुगर देखा है कि नहीं देखा है? ब्राउन शुगर थोड़ी और फाइन पार्टिकल, ब्राउन शुगर एकदम बुरादा टाइप की होती है, एकदम चूरा टाइप की होती है, लेकिन ये थोड़ी सी पार्टिकल जैसे मिश्री होती है छोटी वाली, कुछ इस तरीके से ये होते हैं, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल मिलते हैं, जिसकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से इंसान लेता है। ठीक है, आगे बढ़िए। पानी नहीं आए मुँह में, तो मीठा मीठा खाने चले जाओ। 9th में आ जाओ। 9th में है रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? बहुत अच्छा आंसर है, क्या बताएंगे? फिजिक्स का क्वेश्चन है कि रात आने वाली प्रकाश की रात तारों, सॉरी मैं उल्टा पढ़ रही हूँ, देख लीजिए, रात पढ़ रही, तारा लिखा हुआ है, क्योंकि दिमाग में बातें इतनी उफल चल रही हैं। हाय रब्बा, मेरा क्या होगा?
काम का प्रेशर बढ़ता है ना, तो सामने क्या लिखा रहता है वो मुझे उल्टा ही दिखने लगता है। देखिए रात तारा लिखा हुआ, मैं रात रात पढ़ रही हूँ। चलो कोई नहीं, जल्दी के चक्कर में ना गलती हो जाती है। तारों से आने वाले प्रकाश की किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों में परिवर्तित होकर गुजरती हैं। ठीक है, वायुमंडल में जो अलग अलग लेयर दी गई है उनसे आने वाले जो प्रकाश होते हैं, तारों से आने वाले जो प्रकाश है, निकलने वाले जो प्रकाश है, जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं, उनसे वह अपरिवर्तित होकर गुजरती हैं। इन परतों का घनत्व, इन परतों की जो डेंसिटी होती है, घनत्व ताप जो होता है, घनत्व डेंसिटी ताप में परिवर्तन होने के कारण अनवरत बदलता रहता है। इनके टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से इनमें ये हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि तारों की आभासी स्थिति भी अनवरत बदलती है। यही रीज़न है कि जो तारे की स्थिति है, जो तारे की लोकेशन है, वो भी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्थिति इधर से उधर बदलती रहती है। इसीलिए हम कभी बहुत ध्यान से देखते हैं, ऐसा लगता है कि हिलते डुलते भी रहते हैं। आगे बढ़िए। आपसे 10वां क्वेश्चन था कि ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसके लिए आपको जो सिनेमा हॉल में आप क्या लगाते हो? तो साउंड प्रूफ कॉटन के जो प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ताकि हमें अच्छे सुनाई दे, हम बहुत सारे कॉटन के डोर, पर्दे, इन वॉल रूफ में भी आता है, साउंड को इन्हांस करने के, रोकने के लिए, बहुत चीज़ करने के लिए स्टिकर्स टाइप की वॉल्स आती है, जो लोग उसका इस्तेमाल करें। जैसे रूम के बाहर जो लोग ये कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ब्लॉग करते हैं, गेमिंग चैनल खोलते हैं, वो लोग ऐसे वाटर प्रूफ जो है वॉल सीलिंग का आता है, वो लोग परचेज़ करते हैं। शायद रेंज नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी परचेज़ नहीं, क्योंकि मेरा फिक्स ही नहीं, कभी मैं इस रूम में, कभी मैं उस रूम में, जहाँ मुझे व्यवस्था मिलती है मैं वहाँ कोने कोने घेरती रहती हूँ कि मुझे शांति मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर, तो वैसे हॉल्स जो होते हैं वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, साउंड प्रूफ रहता है, ताकि आवाज़ वहाँ से बाहर ना निकले, और दूसरा बहुत ही क्लैरिटी के साथ सुनाई दे। आगे बढ़िए। 11वां क्वेश्चन आपसे लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिध्वनि और गूंज में क्या अंतर है? प्रतिध्वनि और गूंज में, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपके लघुत्तरी का। देखिए, प्रतिध्वनि के बारे में कहता है कि जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि, किसी भी सोर्स से उत्पन्न जो ध्वनि है, वो आगे जाकर किसी वस्तु से, या चाहे दीवार हो, पहाड़ हो, बैरियर हो, कुछ भी हो, से टकरा कर पुनः स्रोत के पास जब वापस लौटती है, तो इसे हम प्रतिध्वनि यानी कि इको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद गूंज की बात पूछ रहा है, तो ध्वनि तरंग की बाधाओं से टकराने के कारण गूंज, ध्वनि जो टकराती बाधाओं से जब जाकर लड़ती है, उसके द्वारा जो है गूंज उत्पन्न होती है, जो ध्वनि को पुनः परिवर्तित करती है, जो वॉइस को चेंज कर देती है, साउंड को। गूंज तब उत्पन्न होती है जब मूल ध्वनि तरंग के सुने जाने के बाद परिवर्तित ध्वनि 0.1 सेकेंड में कान तक पहुंचती है, तब वो हमें गूंज लगती है। और नहीं तो ध्वनि जो होता है वो तुरंत एकदम क्लैरिटी के, गूंज जो होती है ना, जैसे 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 कोई चीज़ है कि एकदम स्लो कर दो स्पीड को, कभी कोई कंटेंट देखो यूट्यूब का, तो वो देखो बहुत, मतलब जैसे कैसे बताऊँ, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। अरे कभी ऐसा देखो ना कि वो चीज़ें ना जैसे बार बार होती है, कोई ऐसा आपने कभी सुना होगा, कभी मूवीज़ में देखा होगा, खूब जो कहते हैं जिसको कान की बीमारी होती है, उनके लिए खूब जोर जोर उनको गूंजा गूंजा सुनाई देता है, कुछ उस तरीके से गूंज होती है। और इको जो होता है वो एकदम क्लैरिटी के साथ एकदम साफ सुनाई देता है। ठीक है, देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। ठीक है, हाँ, मैं आपको इसका एग्जांपल मुझे किसी मूवी में है, लेकिन अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि किस मूवी में ई जो है गूंज का बताऊँ एग्जांपल। जैसे बहुत है, देख के बताऊँगी किसी में। ठीक है, मुझे मूवी नहीं याद आ रही है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देती है। जो लोग को ऊँचा सुनाई देता है ना, उनके साथ गूंज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो आई होप सो समझ रहे होगे आप लोग, बताया मैंने और आंसर्स करवा दिए। अब बात है 2 नंबर की। 2 नंबर में क्या है, कह रहा है कि बिना स्पर्श किए समतल, अवतल और उत्तल दर्पण को कैसे पहचाने। जो ये दर्पण होते हैं, इनको आपको बिना स्पर्श किए आप कैसे पहचान सकते हो, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी होगी। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, बता लेंगे, हो जाएगा। शरीर के अंगों की गति को प्रदान करने वाले ऊतक का नाम, अरे ठीक है, बढ़िया, पेशी ऊतक कहते हैं। एड्स के कारण रोकथाम पर, एड्स के बीमारी के कारण पूछ लिया है कि कैसे आप उसको रोक सकते हो, उसकी चर्चा करो। प्रकीर्णन क्या होता है, उदाहरण देकर समझाओ। ठीक है, जलीय पौधे के गुण बता दो। ठीक है, बता लेंगे, ये रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हुआ है। फिर सुचालक और कुचालक में अंतर में उदाहरण देकर बताओ, ये भी रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, रिपीट है। चंद्र ग्रहण को चित्र के साथ समझाओ। अच्छा प्रश्न, पेपर बढ़िया बना था। आगे चलो, देखो अब चलते हैं 12th पे। 12th में क्या कह रहा है वो देखते हैं।
तो 12th में आपको था कि ऐसे ऊतक का नाम बताओ जो आपको गतिशील बनाता है, तो उत्तर में आप बता सकते हैं कि पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को हम पेशी ऊतक कहते हैं जो समस्त अंगों में गति प्रदान करता है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको मूवमेंट करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, मतलब टिश्यू चाहिए होते हैं, तो वो हमारा पेशी टिश्यू होता है, पेशी ऊतक होता है जो सारे अंगों को मोशन देता है, ठीक है, उन्हें जो है अंगों में गति देता है। तो आपका एक वन वर्ड में अगर टिक करने को मान लो आते हैं ऑप्शंस, तो ध्यान। अच्छा, एक बात बताना चाहती हूँ, पता है क्या, जो ये आपके अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी दिए हैं ना, अब की बार क्या करना कि जितने ऑब्जेक्टिव है उन सारे को लिखने वाले में आप लोग अपने दिमाग में लेकर चलना, और जितने लिखने वाले आए हुए हैं ना उसको आप टिक करने वाले देखना। तो आप देखोगे क्वेश्चन इसी तरीके से फंसा के पूछता है, तो इसमें ऐसे लिखने को आया तो हो सकता है कि आपकी बार से पेशी ऊतक और जितने ऊतक हैं उनको टिक करने को आ जाए, बल्कि ये लोग पेपर से घूम के ही बनाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो नए डाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, तो इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको इसे पहचानना है, जानना है, तो कैसे पहचानोगे। तो जैसे यहाँ पर स्पर्श करके यानी कि छू कर हमें जानना है, तो यदि दर्पण का परावर्ती पृष्ठ समतल है, ठीक है, प्लेन है एकदम, तो वो समतल दर्पण होगा। अगर वही चीज़ दबी हुई है, थोड़ा सा दबा है, तो वो अवतल दर्पण होगा, और अगर उभरा हुआ है तो वो उत्तल दर्पण होगा। मतलब ये है कि ये हम उसको लेंस को, मतलब उस दर्पण को, मिरर को टच करके, छू करके जान सकते हैं। लेकिन हमसे जो प्रश्न पूछा गया था वो बिना छुए पूछा गया था, तो उसको हम देखिए कैसे बता सकते हैं। तो पहला है, देखिए ध्यान से, यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रहा है, ठीक है, एकदम प्लेन बन रहा है, एकदम स्ट्रेट बन रहा है, और वस्तु के आकार का बने, कोई वस्तु का आकार जैसा लग रहा है, तो वो हमारा समतल दर्पण होगा, पहला, जब हम प्रतिबिंब को देख के बताते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि यदि दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थितियों में रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा बने और वस्तु से बड़ा या उल्टा होने के साथ साथ छोटे और बड़े होते रहे, मतलब चेंज होता रहे, तो वो हमारा अवतल दर्पण में गिना जाता है। अगर बात करते हैं तीसरे वाले पॉइंट की, तो इसमें कहता है कि यदि दर्पण के सम्मुख रखी हुई कोई भी वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है या छोटा बने, तो वो उत्तल दर्पण में होता है। तो ये 3 दर्पण की बात आपको बता रहा है, जो कि पहले तो 3 बता दिया जिसको आप छू करके देख के बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ छू लो, टच कर लो तो ऐसा है। लेकिन ये 3 एग्जाम्पल उदाहरण ऐसे हैं जिनको आप बिना छुए प्रतिबिंब, एक इमेज देख कर बता सकते हो कि ये कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एड्स के बारे में पूछा गया था कि एड्स रोग का कारण क्या होता है, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, कारण क्या होता है कि माता पिता से HIV का एक चीज़, वो एक जिसकी वजह से होता है, बिना जांच किए हुए आप जो है ब्लड डोनेट ले लो, ब्लड को ले लो, लोग ब्लड चढ़वा देते हैं, कुछ उसका भी रहता है। और नशीली दवाएं, इंजेक्शन वगैरह आप ले लो, नींद की गोलियाँ आप बहुत ज़्यादा लो, और तो ये सारी चीज़ें आप में एड्स में आप लिख सकते हो 3-4 पॉइंट। अब बचाओगे कैसे जब दिक्कतें बढ़ रही हैं, आपको ऐसा एड्स वगैरह, मतलब आपको नहीं पता नहीं किसको, तो वो चीज़ें मतलब हैं, बीमारी है भाई, गलत तरीके से कार्य करोगे, खान पीन गलत करोगे, गलत संबंध बनाओगे, तो ये तमाम चीज़ें खराब चीज़ें होती, सबको मालूम है। HIV और एड्स दोनों बहुत महामारक बीमारी फिलहाल के लिए हैं, ध्यान रखो। तो यहाँ पर उसका बचाव कैसे करना है वो जानो। यहाँ पर क्या है कि हरी सब्जी, ताज़े फल खाओ, ठीक है, और जो हाई प्रोटीन वाले फूड्स हैं उनको लेने का प्रयास करो, जिसमें ढेर सारे मिनरल्स, विटामिन है, उसको खाओ। लीन प्रोटीन का सेवन करो, साबुत अनाज खाओ, ठीक है, जैसे खड़ा चना खाओ, वैसा चीज़ खाओ। चीनी नमक का सेवन कम करो, ठीक है, जिससे उससे ब्लड प्रेशर का हाई कम होना, ज़्यादा होना होता है। हेल्थी, ये ध्यान रखो। और आपको जो हेल्दी चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना है, कैलोरी की मात्रा सही से लेनी है। तो ये सारे तरीके हैं जैसे हम किसी भी रोग से, लड़ाई से लड़ सकते हैं, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपसे पूछा गया था प्रकीर्णन क्या होता है, आप प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, इसका उत्तर आप बता सकते हैं। प्रकीर्णन तब होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, भौतिक का क्वेश्चन है। प्रकीर्णन तब होता है जब प्रकाश या अन्य ऊर्जा तरंगें अपूर्ण माध्यम से गुजरती हैं। ध्यान से सुनना, ये प्रकीर्णन की कंडीशन तब होती है जब प्रकाश या अन्य ऊर्जा का तरंग वेव जो है वो अपूर्ण माध्यम से पास आउट होता है। जैसे किसी प्रकार के कणों में भरी हवा, ठीक है, पूरी हवा फुल है, वो सीधे रास्ते से विक्षेपित होती है, एक बेहतरीन उदाहरण है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर आप ये कह सकते हो कि जब सूरज की किरणें बादलों के बीच में, जब सूरज की सनरेज होती है वो बादलों के बीच में गुजरती है, ठीक है, ढेर सारे बादल रहते हैं, उनके बीच से जब पास आउट होती है
तो प्रकाश अपने सीधे रास्ते से हट जाता है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर जाता है। तो यही प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये प्रकीर्णन कहलाता है। ये कंडीशन प्रकीर्णन में गिनी जाती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सिंपल बेसिक चीज़ें। आपको सीरीज में भी अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। पवन में अलग रहेगा, राजन में अलग रहेगा, ये प्रश्न वहाँ पर ज़रूर दिया रहेगा। तो आपको जिसका आंसर सही लगे, जो आपको समझ में आए, या आप अगर खुद से बना के कर पाओ तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 16वां क्वेश्चन आपसे था कि जल में रहने वाले जो पौधे की विशेषताएं बताओ। तो देखो, जल में रहना यानी कि जलमग्न पौधों को ऑक्सीजन देने वाले पौधे के रूप में भी हम जानते हैं। ये हमारी इनकी एक विशेषता है कि ये ये ऐसे पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये पौधे जो पानी के तल में निहित होते हैं, पानी के तल में तो रहते हैं, और पानी के नीचे अधिकांश वनस्पतियां पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने, नीचे अंडर वाटर लेवल में ऐसी इतनी ढेर सारी वेजिटेटिव लाइफ की प्लांट्स पाए जाते हैं जो पानी की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन को छोड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जलमग्न का जल जो पेड़ में पानियों में रहने वाले पौधे हैं, उनसे ये प्रॉफिट है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है एकदम पानी की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये चाहे लैंड पे हो या वाटर में हो, हमारे लिए पूरी तरीके से ये हेल्पफुल है और हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन आपसे 17वां पूछा गया था, कुचालक और सुचालक क्या है? तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बिना किसी विशेष प्रतिरोध के प्रभावित हो सकती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं, वो हमारा सुचालक में आता है। जैसे कि चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। आपको सुचालक कुचालक से कई सारे एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं और आपको टिक करने को भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुचालक में पूछा है, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं, वे पदार्थ ऐसे सब्सटेंस जिसमें विद्युत धारा जो है प्रभावित नहीं होती है, पास आउट नहीं होती है। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नॉन कंडक्टर होता है, वो कुचालक कहलाता है। कुछ अलग पदार्थ में सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, कागज, ये सब इसमें आते हैं। तो आपको जो इनके एग्जाम्पल्स हैं ना, इनको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पर लिखने को ही पूछे। तो अपने क्वेश्चंस को अपने तरीके से ध्यान रखिए कैसे आ सकता है और आप कितना कैपेबल हो उन प्रश्नों को करने के लिए। चलो आगे आ जाओ, देखते हैं। अब एक और पूछा गया था, चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति जिसको कहते हैं लुनार एक्लिप्स। सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसका आपको चित्र बनाना था, तो ये ध्यान रखिए कि चंद्र ग्रहण का चित्र, सूर्य ग्रहण का चित्र, ये सारे चित्र आपको आने चाहिए, एकदम बाकायदे नाम सहित आपको लिखना रहेगा। और इनके बारे में आप चाहो तो थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, ये आपके 18 प्रश्न हो गए आज की ख़त्म, मतलब ओवर हो गए, ख़त्म शब्द अच्छा नहीं है। तो ये आपके लिए यहाँ पर 18 मैंने आपको करवा दी, जो कि आपके पूरे पेपर में था, 2022 में था। अब आप 2023 वाले बच्चे खुद ही हैं। अब देखो, 15 का, 16 का, 17 का, ये 3 नहीं कर, मुझे अगर ये तीनों मिल जाएगा अच्छे से, अच्छे प्रिंट पेपर मिल जाएगा, तो मैं ये तीनों भी आपको ढूंढ के ज़रूर से ज़रूर करवा दूंगी, ताकि आपकी चीज़ें शॉर्ट नहीं मिलता है, कम अच्छी हेल्प प्रिंटिंग में मिलता है, तो मैं खुद ही फिर कोशिश करूँगी पूरा पेपर बना दूँ और उसके लिए करवा दूँ। तो 22 तक तो लेटेस्ट ईयर्स का मैंने करवा दिया। अब बाकी के पीछे के जो है वो मुझे टाइम से मिल जाएंगे, मतलब देखेंगे, खोजेंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि रहते नहीं इतने सारे PDF में, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो देख के हम करवा देंगे। ठीक है, क्लास अगर पसंद आई ज़्यादातर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।